ये है कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल्स। तो n+1 इंटू n+2 और ये सो ऑन जा रहा है 2n तक। ठीक है ना। तो अब जब भी हम फैक्टोरियल में लिखते हैं प्रोडक्ट्स को, तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से वो काउंटिंग कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे मुझे मान लो 7 फैक्टोरियल लिखना है, तो 7 फैक्टोरियल क्या होता है? 7 into 6 into 5 into हाँ, तो अप टू 1 होता है ना, प्रोडक्ट अप टू 1। तो अब ये जितने भी, जिसको भी हमें फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना होता है, उसमें जो टर्म्स मिसिंग हैं वो हम लिख देते हैं। जैसे ये n+1 ऑनवर्ड तो है सारी 2n तक, लेकिन शुरू वाली टर्म्स मिसिंग है। तो ये 1 2 3 ये मिसिंग है ना, सो ऑन अप टू n तक। ठीक है। और बाकी तो हमें गिवन है n+1 n+2 सो ऑन अप टू 2n। ठीक है, समझ आया? तो अब मैथ्स में अगर हम किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें कंपनसेट तो करना पड़ेगा। मैं इक्वल तो नहीं लिख सकती अदरवाइज। तो कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे? इसी से दोबारा नीचे भी इसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये बन गया ना फैक्टोरियल। तो कुछ नहीं करना, एक तरह से काउंटिंग 1 तक कंप्लीट कर देनी है। तो अब ये क्या बन गया? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हो जाएगा फिर किसका 2n ही हो फैक्टोरियल जाएगा है? 2n का फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर ये n का फैक्टोरियल। बस, तो हो गया। आ गया समझ? 1 2 बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। मैम जैसे ये 1 2 3 लिखा है आपने, 1 2 3, हाँ ये अब n तक लिखा है। हाँ। ठीक है, तो n+1 n+2, तो मतलब वो तो मतलब घटता हो जाएगा ना, इधर तो बढ़ रहा है n+1 n+2। तो सारा ही तो बढ़ रहा है। या तो हम 1 से 10 तक गिनती लिखें या 10 से 1 तक लिखें। 1 से 10 तक लिखेंगे तो भी 10 फैक्टोरियल होगा, और 10 से 1 तक जाओगे तो भी 10 फैक्टोरियल होगा। बात तो एक ही है ना। मान लो तुमने ऐसे पढ़ा है 10 9 8 सो ऑन अप टू, ये होता है 10 फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब कोई बच्चा इसको 1 2 3 सो ऑन अप टू 10 लिख दे, तो बात तो एक ही है तो 1 से 10 तक के नंबर का मल्टीप्लीकेशन। यस मैम। अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो जिसका फैक्टोरियल है वहां तक जाएगा, नंबर घट रहे हैं तो 1 तक जाएगा। ठीक है। यस मैम। तो अब ऐसे ही फोर्थ पार्ट है, उसमें देखो क्या मिसिंग है। फोर्थ पार्ट में क्या मिसिंग है? ये है 1 3 5 7 9 सो ऑन, और ये जा रहा है 2n-1 तक। तो अब इसमें क्या मिसिंग है? फैक्टोरियल में लिखने के लिए तो पूरी गिनती होनी चाहिए। हाँ तो 2। अच्छा मैम ये सारे ओड हैं। हाँ, तो जो मिसिंग तो है वो इवन इसको मिसिंग ऐड है, करते जाते हैं। इवन मिसिंग है। इवन तो इवन इन इवन इन बीच डिजिट। में लिख लो। ठीक है। और ये 2n-1 तक आया, डिवाइड बाय, अब ये 2 4 6 ये हमने फालतू लिखे हैं। हाँ और इसमें लास्ट टर्म कौन सी आएगी 2n-1 से पहले? जब हम लिख रहे हैं ओड 2n-1 तो ऑड है, इससे पहले क्या आएगा यहाँ पे? 2n। 2n इससे पहले आएगा। 2n तो 2n-1 से बड़ा होता है ना। हाँ ये तो यहाँ पे आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर 2n में जा माइनस रहा टू है। हाँ, 2n-2। 2n-2, तो ये यहाँ पर 2n-2 लिखना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो अब ये किसका फैक्टोरियल बन गया?
ये 2n-1 का। और अब डिनोमिनेटर को क्या हम फैक्टोरियल में लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर को हाँ लिख सकते हैं। कैसे? नहीं मैम, इसमें मिसिंग है। इसमें भी मिसिंग है ना? इसमें वो ओड मिसिंग है। पर इवन नंबर की एक खूबी है ना, ऑड को हाँ तो हाँ हम कुछ हाँ नहीं हाँ कर हाँ। सकते, पर इवन नंबर थोड़ा सा ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो क्या कर सकते हैं इवन नंबर में? 1 2 3 ला सकते हैं। कुछ कर सकते हैं जिससे 1 2 3 आ जाए। हम्म 2 को 2 into 1 लिख सकते हो, ठीक है। हाँ लिख सकते 4 हैं। को 2 into 2 लिख सकते हो। 6 को 2 into 3 लिख सकते हो। और सो ऑन हाँ 2n हो जाएगा, हो को जाएगा, क्या लिख सकते हो? हो हो जाए। जाएगा ना, 2 times n हाँ minus 1। हाँ 1 2 3 आई गए, फिर तो अब इन 2n। सबका हाँ हाँ हाँ। मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या आएगा यहाँ तो पर? मैम 2n तो, जैसे 2n तो बाहर आ जाएगा अगर टू कॉमन एन ले बाहर तो। आएगा। सोच के बताओ क्या बाहर आएगा, क्या बाहर 1 2 आएगा? 3 4 5 6। 2n बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्या बाहर आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन है ना, 2 2 2 की, तो क्या आएगा? तो 2 की पावर n। हाँ, 2 की पावर n। तो बाकी क्या बच गया? बाकी 1 2 3, तो फिर इसको लिख देंगे अपन हम्म n माइनस, नहीं नहीं, n हम्म माइनस 1 का फैक्टोरियल। n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल अपॉन, ये 2 की पावर n नहीं है, ये कितने 2 है? ये कितने 2 है? कितने 2 है ये? कहाँ? ये जो ये तुमने 2 की पावर कलेक्ट की है, कितने कितनी बार 2 आ रहा है? n 2 की माइनस 1 बार। पावर। हम्म n माइनस 1 हाँ, तो n बार। माइनस 1 आएगा, ठीक है ना। तो अब हम्म। मान लो वहां पर ये ऑप्शन ना दे रखी हो, इसकी जगह वो ये ऑप्शन भी दे सकता है। मैं इसको सॉल्व कर लेंगे ना आगे, फिर जो हाँ, अपने आएगा फिर इससे अपन ये वाला ऑप्शन हाँ, बना लेंगे। नहीं, मैं समझा ये रही हूँ कि तुम्हारा टाइम वहां पर वेस्ट होएगा। तुम क्या करोगे अगर मान लो ये ऑप्शन दे रखी है और ये है ही नहीं कोई भी आंसर? अब 2n, मैं इस काउंटिंग को 2n तक भी कंप्लीट कर सकती थी ना, ऐसे भी लिख सकती ना। लास्ट टर्म जो है 2n माइनस 1 से एक बढ़ा के 2n तक ले जाती। मतलब या तो ये हम्म करेगा बच्चा, या ये कर सकता है कि 1 2 3, हम्म तो ऑन अप टू 2n माइनस 1 तक तो था ही है, और एक आगे हम्म बढ़ा दें 2n। और इसी तरह से नीचे भी 2 4 6, सो ऑन अप टू 2n तक चला गया। हम्म, हाँ। तो अब क्या बन जाएगा? कन्वर्ट करो फैक्टोरियल में, किसका फैक्टोरियल बनेगा? तो 2n का फैक्टोरियल हम्म अपॉन 2n कितनी बार 2 आ को रहा है? n n बार। हम्म तो 10 का, अच्छा इंटू, यहाँ पे n n का फैक्टोरियल। तो अब तुम्हें n+1 फैक्टोरियल चाहिए, तो n+2 को क्या करूं कि n+1 बन जाए? n फैक्टोरियल को ही करना पड़ेगा मैम। n फैक्टोरियल को तो ऐसे ही रहने दोगे ना, क्योंकि n फैक्टोरियल भी तो है आंसर में। तो RHS में जो है लेकिन एडिशन। n फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल, ये चाहिए तुम्हें। मैम इसमें एडिक्शन है, इसे मल्टीप्लिकेशन में। हिंट मिल रहा है ना इससे? तो एडिशन अपन ही को तो भी इसमें कुछ आएगा, ऐड जब करना ब्रैकेट पड़ेगा। में कुछ करोगे तो एडिशन ही तो बनेगा। n+2 को ऐसे लिखो कि n+1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बन जाए तुम्हारा फाइनली। बाहर n फैक्टोरियल है,
n फैक्टोरियल को किससे मल्टीप्लाई करके n फैक्टोरियल आता है, और n फैक्टोरियल को किससे मल्टीप्लाई करके n+1 फैक्टोरियल बनेगा, ऐसे सोचो। हम्म अच्छा उल्टा सोचो, n फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल है, ठीक है, ऐसे सोचो, और मुझे बाहर n फैक्टोरियल कॉमन चाहिए। n फैक्टोरियल बाहर है ना, ये लेफ्ट साइड में n फैक्टोरियल इंटू n+2 है, तो अब मुझे n फैक्टोरियल कॉमन चाहिए, तो हम क्या क्या कैसे लिखो इसको कि n फैक्टोरियल कॉमन आ जाए। n फैक्टोरियल प्लस n+1, तो हम इसको लिख सकते हैं अपन n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल। n+2 इंटू n, ये तो n+1 है ना, n+2 का है। तो इससे पहले वाली टर्म n+2 ही तो होगी। ऐसे देखो, तुम मान लो तुम्हारे पास हो 17 फैक्टोरियल प्लस 18 फैक्टोरियल, और तुम्हें 17 फैक्टोरियल कॉमन लेना है, तो कैसे लिखोगे? क्या मैं 18 फैक्टोरियल को 17 फैक्टोरियल में लिख सकती हाँ हूँ? कैसे? हाँ लिख सकते हैं, कैसे? 18 मल्टीप्लाई बाय 17 फैक्टोरियल। हाँ, तो फिर ऐसे ही n+1 फैक्टोरियल को हम n फैक्टोरियल में लिख सकते हैं ना। n फैक्टोरियल प्लस हम्म +2। n+1 जो है वो n से एक ही तो कम है, हाँ तो कैसे लिखेंगे? सॉरी, n जो है वो n+1 ज्यादा से है, एक ज्यादा ज्यादा है है। ना, हाँ n+1 एक ज्यादा है, जैसे ये 17 और हाँ 18 था, ऐसे ये n और n+1 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखो ना, n+1 जैसे मल्टीप्लाई हाँ, बाय n+2, n+1 मल्टीप्लाइड बाय n+2 फैक्टोरियल। n+2 कहाँ से आ जाएगा? 18 फैक्टोरियल को 18 इंटू 19 गिरे फैक्टोरियल थोड़ी लिख घटेगा, सकते हैं ना। घटेगा। फिर n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। तब n फैक्टोरियल कॉमन लो, तब अंदर क्या आया? 1 प्लस n+1, तो 1 प्लस n+1 को 1 प्लस n+2 हो जाएगा उसे। तो बन गया ना, यही तो था। तो अब यहाँ पर हम उल्टा जाना चाहते थे, तो n+2 को हम लिख देंगे 1 प्लस n। n+1, अच्छा, तो अब ये n फैक्टोरियल बन जाएगा, और इसको इधर करेंगे तो n+1 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। Mint prepares metallic calendars specifying month, dates, and days in the form of monthly sheets, one plate for each month. How many types of February calendars should it prepare to serve for all the possibilities in the future years? अब क्या है कि जैसे मान लो तुम्हें कैलेंडर फरवरी का प्रिपेयर करना है, तो इस साल का चाहिए तो इस साल का निकाल के दे दो, अगले साल का चाहिए तो अगले साल का दे दो, ऐसे हमें हमेशा के लिए कोई भी ईयर हम उसका फरवरी का कैलेंडर बनाना चाहते हैं कि आगे अगले आने वाले सालों में फरवरी के जितने भी पॉसिबल कैलेंडर्स हैं, ठीक है। तो कितने टाइप के कैलेंडर जो होते हैं हमें बनाने पड़ते हैं एक महीने के लिए, अगर हम बनाए तो फरवरी जो है 1 फरवरी, इस ये जो है 1 फरवरी से स्टार्ट करेंगे हम। 1 फरवरी जो है कोई भी दिन हो सकता है, इट कुड बी मंडे, इट कुड बी ट्यूसडे, इट कुड बी वेडनेसडे, ऐसे कुछ भी दिन हो सकता है ना, हाँ ठीक है। सैटरडे कुछ भी हो मैं सकता है, संडे भी हो सकता है। हाँ, मैम क्वेश्चन का एक बार ट्रांसलेशन करना। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि एक पर्सन है, वो मेटलिक कैलेंडर बनाना चाहता है,
अ मिंट प्रिपेयर्स मेटेलिक कैलेंडर, ठीक है। तो मिंट कह रहा है जो बना रहा है उसको कह रहा है, तो वो मेटेलिक कैलेंडर बनाना चाहता है। तो वो चाहता है कि मैं आने वाले सालों के फरवरी के जितने भी कैलेंडर होंगे वो सारे बना के रखूं आने वाले सालों में। मतलब छुट्टियां मत सोचो कि भी फागुन मतलब जैसे बसंत पंचमी कब आएगी और ये कब आएगी, उसकी बात नहीं कर रहा वो, ठीक है। वो तो हर देश का अलग अलग हिसाब होता है। कैलेंडर, खाली कैलेंडर मतलब जो हम 1 2 3 4 लिखते हैं। तो अब पूरा जो कैलेंडर है, किसी भी महीने का पूरा कैलेंडर जो है वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट कहाँ पे है ना। जैसे तुम कैलेंडर देखते हो वहां पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऐसे लिखा होता है, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट यहाँ पे हो सकता है ट्यूसडे, हाँ अगले हाँ, साल हो कोई सा भी सकता दिन है हो सकता फर्स्ट है। वेडनेसडे पे हो, 1 फरवरी। हम्म ऐसे ही 1 फरवरी उससे अगले साल पे हो सकता है थर्सडे पे हो, तो ऐसे वो किसी भी दिन होता है ना। बाकी सारी डेट्स तो उसी के हिसाब से आएंगी। मान लो मंडे का हम्म फर्स्ट है, तो जब जब हम्म जिस जिस साल में मंडे का फर्स्ट होगा वही कैलेंडर सेम वर्क करेगा ना। हाँ आने वाले सालों में जब भी मंडे को फर्स्ट होगी वही कैलेंडर वर्क करेगा। इसी तरह से जिन सालों में संडे को फर्स्ट पड़ेगी, 1 फरवरी अगर संडे की है तो उसके हिसाब से चलेगा, है ना। हम्म तो ये कैलेंडर जो होते हैं ये इसी इसी हिसाब से बनते हैं ना कि भी फर्स्ट कब की पड़ रही है। मान लो फर्स्ट तुम्हारी फ्राइडे की पड़ रही है, तो जब जिस जिस साल में फर्स्ट जो है फ्राइडे को पड़ेगा 1 फरवरी, तो वो सेम कैलेंडर लगा देगा ना, वो उसको नया लगाने की तो जरूरत नहीं है। हाँ समझ में आ गई बात, ये बात, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरह से उसको कितने कैलेंडर बना के रखने पड़ेंगे कि आने वाले सारे सालों में उसका काम पूरा हो जाए। हम्म। भी फर्स्ट जो है वो या तो संडे को होगी या मंडे को होगी या ट्यूसडे को होगी या वेडनेसडे को होगी। मैम अब एक ही चाहिए होगा ना। एक ही कैलेंडर चल जाएगा, अगर मंडे का फर्स्ट हुआ तो और ट्यूसडे का फर्स्ट हुआ तो सेम कैलेंडर वर्क करेगा। इस साल मान लो नहीं मंडे की जैसे, फर्स्ट, हाँ सही है। मान लो अगले साल फ्राइडे को है फर्स्ट, और इस साल मान हम्म लो थर्सडे को है फर्स्ट, तो सेम हम्म कैलेंडर थोड़ी वर्क करेगा। थर्सडे को फर्स्ट है तो फर्स्ट के नहीं, हिसाब से सारे दिन, फ्राइडे को तो सेकंड हो जाएगी। हाँ हाँ तो उसको कितने कैलेंडर बना के रखने पड़ेंगे कि वो वाला कैलेंडर उठाए और फिट कर दे आने वाला कोई भी साल हो उसमें। उसको फरवरी मंथ का कैलेंडर हर बार अच्छा वो अच्छा। चाहता जैसे है, उसने पहले पहले ये एज्यूम कर लिया कि 1 तारीख जैसे संडे का है, फिर हाँ, मान लिया उसने मंडे का हम्म, है, फिर ट्यूसडे का है, फिर ऐसे एज्यूम कर हाँ, लिया, हाँ, हाँ, सबके हाँ। कैलेंडर बना के रख लिए। भी यही तो होएगा ना। अब केस हो बचपन गया, से हाँ अब तक क्या तो देखते आ रहे हो, 1 तारीख जो है वो इनमें से किसी एक दिन की होगी, उसके हम्म हिसाब से बाकी सारी डेट्स तो आएंगी ही आएंगी। हाँ बाकी डेट्स को तो ऐसा तो है नहीं ना कि वेडनेसडे का फर्स्ट हो तो सेकंड जो है फ्राइडे को आ रही है, ऐसा तो नहीं होगा, तो थर्सडे को ही आनी है। सेकंड अगर हाँ थर्सडे की है तो फ्राइडे को ही थर्ड, तो अगर वन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 3 4 ये ऐसे ही चलेगा ना, कोई और तो उसके पास लॉजिक ही नहीं है। वन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस अब पर मैम, डिपेंड करता है। तो मैम सात, सात सात कैलेंडर, कैलेंडर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि सात कैलेंडर हाँ उसको चाहिए। तो सात तो उसने हम्म बना के रख लिए। फिर उसको याद हम्म आया भाई साहब फरवरी जो है वो तो 29 दिन का भी हो सकता है और 28 दिन का भी हो सकता है। हम्म फरवरी थोड़ा सा टेक्निकल है ना। हाँ तो अब उसको कितने कैलेंडर चाहिए फिर, 28 दिन वाले अलग बनाने पड़ेंगे और 29 दिन के अलग बना के रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो बार बार प्रिंटिंग नहीं करना चाहता। उसने कहा मैं एक बार सारी प्रिंटिंग करके रख देता हूँ फिर मैं उठा के लगा दूंगा। हाँ। तो तो जैसे 28 दिन वाले अलग हो जाएंगे सात, हाँ, और हाँ, 29 दिन वाले अलग हो जाएंगे। हाँ, तो उसको कितने कैलेंडर चाहिए अब? टोटल तो 14। 14। बस यही आंसर होगा, यही तो क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पढ़ो अच्छा दोबारा से। अच्छा।
There is no form of one sheet. How many times every calendar should it prepare to serve for all possibility in the future years? क्योंकि क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाए तो आंसर अपने आप समझ में आता है. A mint prepares metallic calendar specifying month, dates and days in the form of monthly sheets. शीट के ऊपर कैलेंडर बना रहा है, ठीक है. 1 plate for each month. How many types of February calendars should it prepare to serve for all the possibilities in future years? फ्यूचर ईयर्स को वो कवर करना चाहता है. ओके. ठीक है, समझ आ गया. हाँ मैम. अच्छा, अब मान लो ये वाले क्वेश्चन में वो ये पूछता कि वो कहता कि मुझे आने वाले सारे सालों के ही कैलेंडर बना के रखने हैं, सारे सालों. हाँ. ठीक है, मतलब वो हाँ. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरा एक शीट के ऊपर बना रहा है. और वो ये हाँ. चाहता है कि उसके ऊपर उस जो 12 महीने उसने एक ही शीट के ऊपर छाप दिए, और वो चाहता है कि आगे आने वाले सारे साल के कैलेंडर जो है इसमें कवर हो जाए. तो उसको कितने बनाने पड़ेंगे? मैम वैसे तो फरवरी का अलग होगा, फिर जनवरी का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा ना. बनाएगा तो सारे ही. तुम सोचो, हाँ. सोचो कितने कैलेंडर बनाने पड़ेंगे. वो सारे ही छाप के रखना चाहता है. अब हम ईयर की बात कर रहे हैं, पहले हम खाली एक मंथ की बात कर रहे थे. हाँ. और ऑल फ्यूचर ईयर्स. क्या ईयर्स में कुछ फर्क होता है? हाँ फरवरी का ही होता है. और फरवरी तो मंथ हो गया ना. ईयर्स में जैसे हाँ. ये साल है, अगला साल है, कितने टाइप के साल होते हैं हमारे पास? सारे सालों में सेम दिन हमें होते हैं, अलग अलग होते हैं? जैसे 364 ईयर्स का अलग कैलेंडर हो जाएगा, 365 नहीं डेज का, सॉरी. और 365 डेज या 364. 366 और 366. नहीं. अच्छा. हम्म, हाँ हाँ. ठीक है. फरवरी. तो ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर. एक दिन बढ़ जाता लीप है. ईयर. फरवरी का. वैसे तो 365 होता है, पर 366. हम्म. ठीक है, लीप ईयर है तो 366, अदरवाइज 365. ईयर और इसका 365 डेज का अलग अलग कैलेंडर होगा. तो टोटल कितने कैलेंडर बनाने पड़ेंगे? एक का फिर एक ईयर का. जैसे फरवरी के लिए हमने 1 फरवरी का सोचा और था, अब साल का बना रहा है तो वो 1 जनवरी के हिसाब से बनाएगा. हाँ हम्म इसमें. हाँ. हम्म अब 1 जनवरी जो है संडे, मंडे, ट्यूसडे किसी भी दिन हो सकती है. कोई हो सकता है. हाँ. तो कितने कैलेंडर चाहिए उसको? 7 ही चाहिए. 7 चाहिए. ठीक है, तो टोटल हम्म. कितने चाहिए होंगे कैलेंडर? थोड़ा सा सोचो, विजुअलाइज करो. 30 और 31 का भी है क्या? 30 दिन नहीं, वो तो 31. मंथ फिक्स्ड है ना. वो तो फिक्स है. यस वो भी है. देखो मैम जनवरी का बनाएंगे तो बाकी सब खुद ही अपने आप ही सेटल हो जाएंगे ना. हाँ, अब बात समझ आई तुम्हें? जनवरी का तुमने बना लिया तो फरवरी तो अपने आप सेटल हो जाएगा ना. 1 जनवरी तो अगर तुम्हारी मान लो ट्यूसडे को पड़ी, तो जब भी 1 जनवरी ट्यूसडे को पड़ेगी, बाकी सारे महीने तो उसके हिसाब से सेटल हो ही जाएंगे, हम्म. है ना? हाँ. हो जाएंगे ना. हाँ हो जाएंगे. तो फिर कितने कैलेंडर चाहिए होंगे उसको? मैम 7 ही चाहिए. 7 ही चाहिए. और लीप ईयर भी तो हो सकता है. हाँ तो लीप ईयर के 366 14. डेज हैं.
लीप तो ईयर के अलग हो गए ना फिर। तो सारी कहानी बदल जाएगी ना। हाँ, 7 कितने? लीप ईयर के अलग, हाँ। 14 कैलेंडरी। ठीक है, समझ आ गया। हम्म। हम्म। तो हाँ मैम। ईयर के बनाएगा तो भी 14 चाहिए, और फरवरी के बनाता है तो भी 14 चाहिए। जो 1 जनवरी है वो बाकी का पूरा साल डिसाइड कर देती है। हम्म। हम्म। ठीक है। यस मैम। For a set of 5 true/false question, no student has written all correct answers. ठीक है, किसी भी बच्चे ने सारे करेक्ट नहीं किए। And no two student has given the same sequence of answers. What is the maximum number of students in the class for this to be possible? For a set of 5 true/false questions. तो 5 क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स। हाँ। हम्म। तो वो ये कह रहा है कि किसी भी बच्चे के आंसर एक दूसरे के सेम नहीं है, और किसी के भी सारे करेक्ट नहीं है। तो पहली बात तो कितने टाइप के आंसर्स पॉसिबल हैं ट्रू फॉल्स, मतलब कितने सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स पॉसिबल है। 5 क्वेश्चन है तो जैसे कोई बच्चा ट्रू ट्रू फॉल्स 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 कर देता है, ऐसे अलग अलग बच्चे अलग अलग हम्म। करेंगे। कोई फॉल्स ट्रू ऐसे कर देते हाँ, हैं। तो ऐसे कितने आंसर पॉसिबल है? 5 क्वेश्चन है अगर हमारे पास। तो मैम हम्म, 5। कितने सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आएंगे? हमारे पास हर क्वेश्चन की 2 ही चॉइसेस है। तो पहला भी ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, तो दो चॉइस इधर, 2 चॉइसेस हुई, दूसरा भी ट्रू सेकंड फॉल्स के हो भी। सकता है। तो हाँ, ये सबकी दो चॉइस एंड हो गई। एंड एंड चल रहा है ना, एंड फर्स्ट एंड सेकंड एंड हम्म। थर्ड, और तो है नहीं, सारे ही क्वेश्चन करने हैं बच्चे को, है ना। तो यस मैम। ये कितना हो गया? 2 की पावर 5 32। हम्म। तो 32 डिफरेंट सेट ऑफ आंसर्स पॉसिबल है। ठीक है। हाँ। अब हमें ये दे रखा है कि किसी भी बच्चे ने पांचों क्वेश्चन जो है करेक्ट नहीं किए, तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए? कितने बच्चे हुए क्लास में? हर बच्चे का आंसर एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब टोटल टोटल आंसर। ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे ने ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, हाँ। ये ट्रू और ये फॉल्स कर हम्म। दिया। तब इसके 4 आंसर तो हम्म। सेम ही है, पर पांचवा अलग हो गया। तो ऐसे कहीं ना कहीं अलग हैं बच्चे आपस में, है ना, ये मतलब है इसका। हाँ। तो ऐसे 32 पॉसिबल है, और किसी भी बच्चे ने बिल्कुल 5 में से 5 किसी के भी नहीं आए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए क्लास में? कितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं क्लास में? हम्म। अगर 32 से ज्यादा हो जाएंगे तो कोई ना कोई 2 बच्चों के आंसर मैच कर जाएंगे, है ना। हम्म। अगर 32 से ज्यादा हो जाएंगे तो कोई 2 बच्चों के तो आंसर सेम होंगे ही होंगे ना। जब टोटल टाइप के आंसर 32 पॉसिबल हैं, टोटल सीक्वेंस ऑफ आंसर 32 है, तो 32 से ज्यादा हो गए तो कोई 2 बच्चों का आंसर तो सेम हो ही जाएगा। समझ आ रही है बात? 32 से ज्यादा होते ही क्यों सेम होंगे? क्योंकि 32 मैक्सिमम सीक्वेंस ऑफ आंसर पॉसिबल है। मान लो 2 ही क्वेश्चन होते, ठीक है, हम्म। तो इसमें हम्म। कितने आंसर पॉसिबल है? फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू। हाँ। ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू। यही 4 आंसर पॉसिबल है, कुछ और पॉसिबल है? अब मान नहीं। लो क्लास में 5 बच्चे हैं, तो जो ये फर्स्ट स्टूडेंट ने किया, ये सेकंड हम्म। बच्चे ने ये आंसर दिया, ये थर्ड वाले ने ये किया, था। ये फोर्थ वाले ने किया। अब अगर हम्म। पांचवा बच्चा होगा
तो उसका आंसर जो है इनमें से ही कोई होएगा ना, क्योंकि अगर दो हाँ क्वेश्चन है तो उसमें 4 ही पॉसिबल आंसर्स हैं, 2 into 2। तो हाँ। पांचवें बच्चे का जो आंसर होगा वो इनमें से ही तो कुछ होगा ना, या तो वो ट्रू ट्रू लिखेगा या हम्म ट्रू फॉल्स लिखेगा या फॉल्स ट्रू लिखेगा, ऐसे ही कुछ लिखेगा ना पांचवा बच्चा। हम्म तो उसका आंसर रिपीट हो जाएगा ना। हम्म। ठीक है, समझ आ रही है। हाँ अब आई। तो फिफ्थ यस मैम। स्टूडेंट जो है उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो इन्हीं में से तो कुछ ना कुछ देगा जो जो भी लिख रहा है वो। तो हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई भी दो बच्चों के आंसर सेम नहीं है। इसका मतलब कि 32 से ज्यादा बच्चे तो है ही नहीं, क्योंकि 32 ही डिफरेंट आंसर पॉसिबल है। अब ये दो क्वेश्चन के केस में अगर वो कहे कि कोई भी दो बच्चों का आंसर सेम नहीं है, तो 4 बच्चे ही पॉसिबल है ना फिर तो। हाँ। पांचवा आते ही तो रिपीट हो रहा है आंसर। हम्म। ठीक है। तो ओके। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पॉसिबल हुए? 32। पर अब एक बात और दे रखी है हाँ क्वेश्चन में, वो क्या दे रखी है, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। एक चीज और भी दे रखी है क्वेश्चन में। एक तो ये दे रखा है कि कोई दो बच्चों के आंसर सेम नहीं है, कहीं ना कहीं उनका आंसर डिफरेंट। हाँ और क्या दे रखा है, हाँ। क्वेश्चन और रीड करो। कोई भी करेक्ट आंसर नहीं लिखता है। कोई भी करेक्ट आंसर नहीं लिखता। अब मान लो इस वाले क्वेश्चन में ये करेक्ट होता, मान लो ये वाली ऑप्शन करेक्ट होती, हम्म तो अब मैं कहूँ कोई भी करेक्ट आंसर नहीं दिया किसी ने भी, और कोई भी बच्चों के आंसर सेम नहीं है दो क्वेश्चन वाले केस में, तो करेक्ट तो एक ही ऑप्शन हम्म। है ना। तो उस केस में नंबर ऑफ डिफरेंट। स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 3 रह जाएंगे फिर तो। 3 रह जाएंगे, है ना। तो इसी तरह से हम्म। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ 31। 32 - 1। हाँ, ठीक है, अच्छा। समझ आई बात। हाँ मैम। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच in such all digits are distinct? 100 और 1000 के बीच में, बिटवीन 100 and 1000 कितना डिजिट नंबर होगा बिटवीन 100 and 1000? पहले तो ये डिसाइड करो। 3 डिजिट ही होगा। ठीक है, 3 डिजिट होगा, क्योंकि 100 और 1000 इंक्लूडेड तो है नहीं, है ना। हाँ। तो 3 डिजिट नंबर कितने पॉसिबल है, या डिस्टिंक्ट तो नहीं दे रखा। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 इन, अच्छा दे रखा है, इन विच इन ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। हाँ, तो इसमें डिजिट्स जो है वो डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है। तो हमारे पास हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। 3 डिजिट नंबर तभी होता है जब ये फर्स्ट डिजिट जो है, इसके लिए क्या ऑप्शंस हैं, कितनी ऑप्शंस हैं यहाँ पर 100 प्लेस पे, कौन कौन सी डिजिट आ सकती है यहाँ पे? 0 के अलावा बाकी की 9 डिजिट। बाकी की 9 डिजिट्स। तो इस ऑप्शन जो भी जिस पर रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, यहाँ ये रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है ना, हाँ। तो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन करोगे, सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है उसको फिल हम्म करेंगे। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है नो ऑप्शन है। यहां से नहीं स्टार्ट करना, हमने यूनिट प्लेस से नहीं शुरू करेंगे, रिस्ट्रिक्शन वाला जो भी रिस्ट्रिक्शन है। तो रिस्ट्रिक्शन के ठीक है। हिसाब से यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 3 डिजिट नंबर चाहिए मुझे। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन हो गई कि 0 नहीं आ सकता। तो ये 9 वेज हो गए 100th प्लेस के लिए। हाँ। बाकी नॉन रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से के बारे में पहले सोचो और किसके बारे में बाद में सोचो। तो अब ये यहाँ पे कितनी ऑप्शंस होंगी, क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट चाहिए, तो यहाँ जो भी डिजिट हमने लिखी है 1 to 9 में से कोई भी डिजिट लिखी है वो रिपीट नहीं हो सकती। तो यहाँ के हाँ लिए तो मेरे पास कितनी ऑप्शंस रह गई 10th प्लेस के लिए? कोई मैम भी 8। नंबर ले सकता है? 8। 8, पर यहाँ पर तो 0 भी आ सकता है ना।
हाँ पहले 0 तो हमने 0 यूज नहीं किया, तो हमें 9। तो 0 to 9 सारे डिजिट्स गिवन है। यहाँ तो मैं 0 नहीं यूज कर सकती थी, पर यहाँ तो यूज कर सकती हूँ। ओके, तो तो 8 यहाँ पर मेरे 9 पास 9 सॉरी। फिर से 9 ऑप्शंस हो गई। हम्म। और अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितनी ऑप्शंस हो गई? अब 8, यहाँ पे 8, 8 आई क्योंकि क्योंकि 2 यूज अलग। हो गई, 10 में से 2 डिजिट यूज हो गई। हाँ। तो ये टोटल हम्म, पॉसिबल नंबर हो गए। तो इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। हाँ, वही मतलब है, हाँ। रेपिटेशन नॉट अलाउड ही मतलब है। जब डिस्टिंक्ट लिख दिया तो इसका मतलब हम्म रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो क्वेश्चन में अगर ये दे रखा हो रेपिटेशन नॉट अलाउड तो भी सेम, और रेपिटेशन अलाउड तो भी सेम। ठीक है। हम्म। और अगर रेपिटेशन अलाउड होता तो तो कितनी बाकी बनती? सब तो हम्म ये 9 लिखा है, ये भी 9, हम्म ये तो 9 हम्म, ही रहेगी। और ये हाँ। फिर यहाँ पे भी 9, 8, हम्म तो 8 की जगह पे भी 9। रेपिटेशन अलाउड होता तो 9 इंटू 9 into 9 into 9। क्यों 9? जब रेपिटेशन अलाउड है, अगर तो मतलब रेपिटेशन अलाउड है, डिस्टिंक्ट नहीं लिखा है, तो यहाँ तो 9 की मजबूरी है क्योंकि 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ पर कितनी हाँ, ऑप्शंस है? यहाँ पे भी 9 है। क्यों? 0 to क्यों 9 में कितनी रिपीटिशन? डिजिट्स होती हैं? अच्छा, 10 10 10। 10 10। तो तो वहां यहाँ पे पे भी 10। कितनी? ठीक है, तो 900 हो जाएंगी ना। हम्म हम्म। ठीक है, तो रेपिटेशन अलाउड है तो 900, और रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो 648। ठीक है। ओके, अभी नंबर हाउ मेनी डिस्टिंक्ट how many distinct 3-digit even numbers हम्म। can be formed? मान लो ऐसा क्वेश्चन कुछ हो जाए। हाँ। अब डिस्टिंक्ट 3 डिजिट डिस्टिंक्ट भी चाहिए, और 3 डिजिट चाहिए, वही 100 और 1000 के बीच में। तो नहीं, 4 3 डिजिट, मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट में 100 भी आ जाएगा। नहीं, फिर 100 डिस्टिंक्ट नहीं होगा ना, 100। सॉरी। हाउ मेनी तो डिस्टिंक्ट डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? ठीक है। तो अब इवन हाँ, नंबर्स के केस में तो मैम हमें, यहाँ पे तो 4 आएगा क्योंकि 5 इवन नंबर होते हैं, 0 2 5 8। हाँ, तो यहाँ पे क्या क्या नंबर आ सकता है इवन चाहिए तो? 4 यूनिट प्लेस पर 4। यूनिट प्लेस यूनिट, हाँ 4 या हाँ, इवन नहीं नंबर मैम, के। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अच्छा, डायरेक्ट बता रहे हो, तो कौन कौन से बताए तुमने? 4 कैसे हुआ? जैसे 3 डिजिट नंबर है तो 0 तो इंक्लूड होगा नहीं, फिर डिजिट बनेगा नहीं। नहीं, तो यूनिट प्लेस पे तो 0 आ सकती है, हाँ, तो इधर यहाँ पे नहीं 5, आएगी। लेकिन इवन इवन यहाँ पे नंबर के डी। लिए, इवन नंबर के लिए तो यूनिट प्लेस पर इवन चाहिए ना। ये तो 100 प्लेस है ना, ये यूनिट है, ये 10th प्लेस है, अच्छा, और डिजिट ये इवन 100th नंबर प्लेस है, ऐसे लिख रहे हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, तो यूनिट हाँ प्लेस पे तो आ सकता है ना 0। हाँ, तो 5 हाँ, तो 5 वेज हो गए, 5। मतलब कि हाँ, 0 5 2 हो गए। 4 4 6 5 8 ये 6 कह 8 रहे हो ना तुम? 6 8। 5 हाँ कह रहे हाँ। हो। अब इस केस में क्या हो रहा है कि अब हमें यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन है, हाँ, और यहाँ पे भी और रिस्ट्रिक्शन यहाँ। है। हाँ दो जगह पे रिस्ट्रिक्शन है ना। तो जब दो हाँ। जगह पे रिस्ट्रिक्शन वाली बात होती है तो हम कहाँ से शुरू करें? है ना। हमें ये हम्म। पता है कि यहाँ 0 नहीं आ सकता है, और यहाँ इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो जब दो जगह की रिस्ट्रिक्शन की बात होती है, तो अगर मैं यहाँ पर मान लो
अभी पहले मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रही हूँ। अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 9 वेज, और फिर उसके बाद ये मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, इस पे जाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे तो कोई भी नंबर आ गया 9 वेज। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी चॉइसेस रह गई? दूसरा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है, यूनिट प्लेस पर तो 5 9, चॉइसेस है। हाँ हाँ, यूनिट प्लेस पर 5। 5 चॉइसेस है, तो हमें पता नहीं है कि ये 9 में 0 2 4 6 8, 0 तो नहीं कवर हुआ, पर हमें पता नहीं 2 4 6 8 में से कोई नंबर यूज हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, अगर नहीं, अगर ऑड नंबर आया है 100th प्लेस पे, तो यहाँ पर मेरे पास 5 चॉइसेस होंगी, और अगर इवन नंबर आया तो यहाँ पर 4 चॉइसेस रह जाएंगी, है ना। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें केस बनाना पड़ता है। तो इसमें हम केस बनाते हैं। केस वन, केस वन में हम बनाएंगे 0 यूज्ड एट यूनिट प्लेस, मतलब कि 0 एंडिंग वाले। और फिर हम केस 2 बनाएंगे 0 नॉट यूज्ड एट यूनिट्स प्लेस। इस तरह से हमें कुछ डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो मैम अगर लास्ट में भी 0 आए तब भी तो इवन ही रहेगा ना? हाँ, 0 आएगा तो भी इवन रहेगा, और नहीं आएगा तो भी इवन रहेगा। तो हमें तो तो दोनों लेने हैं ना, 0 एंडिंग और 0 नॉन एंडिंग। हमें तो टोटल चाहिए ना, 0 एंडिंग वाले भी चाहिए और नॉन एंडिंग वाले भी चाहिए। या हम बना सकते थे इवन नंबर यूज्ड एट 100th प्लेस, और फिर बनाते ऑड नंबर यूज्ड एट 100th प्लेस, ऐसे भी बना सकते हैं केस। ठीक है। तो 0 यूज्ड एट यूनिट प्लेस अगर मैंने केस बनाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर 0 यूज हो गया। तो यहां पर कितनी चॉइसेस हुई मेरे पास? यहाँ पे 0 यूज हो गया। 1 चॉइस हुई, क्योंकि मैं तो ये 0 एंडिंग वाले लिख रही हूँ। हाँ हाँ, सही है, 1 ठीक चॉइस है, रहेगी। 1 चॉइस। अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे कितनी चॉइसेस हुई? इस जगह पे 0 तो यहाँ यूज हो चुका है, तो अब यहाँ पर कितनी चॉइसेस हुई? 100 प्लेस पे 100th प्लेस में हमेशा रिस्ट्रिक्शन वाले पहले भरेंगे। हाँ, तो मैम 9 ही रहेगी। 9 चॉइसेस हुई। ठीक है। यहाँ हाँ, और यहाँ 1, पे यहाँ 9, और फिर ये यहाँ बीच में 10। दो डिजिट यूज हो गई, इसका मतलब। तो ये हाँ, 10th प्लेस पे कितनी चॉइसेस हुई? 10th 10 प्लेस। रहेगी। 10 क्यों रहेगी? रेपिटेशन थोड़ी अलाउड है। तो मैम डिस्टिंक्ट है 2 ना। डिजिट यूज हो चुकी है, हम्म तो 8। 8। 8। तो ये हो गया 72। ठीक है। अब 0 नॉट यूज्ड एट यूनिट्स प्लेस। अब इसमें देखो, अब यहाँ पर कितनी चॉइसेस हुई यूनिट प्लेस पर? 0 यूनिट यूज प्लेस नहीं यहाँ पे करा होगी है, 4 चॉइस। 4 चॉइस। 4। तो अब ये यहाँ पे 100th प्लेस पे कितनी चॉइसेस हुई? 100 प्लेस पे वही 9। क्यों? ये एक डिजिट यहाँ यूज भी तो कर लिया तुमने। 0 नॉट यूज। 0 तो यूज हो नहीं सकती, और एक तुमने यूज कर ली यहाँ पे, 2 4 6 8 में से कुछ यूज कर लिया। अरे हाँ, तो मैम 1 मिनट। 9 5 5 क्या? 2 मतलब 4 5 6 8 चॉइसेस। में से कोई एक यूज हुई ना, सारी थोड़ी यूज हो जाएंगी। एट ए टाइम तो एक ही यूज होगी ना। हाँ, तो हमको पता थोड़ी कौन सी है, तो इसलिए हाँ, तो कोई 5। भी, कोई एक यूज हुई है बस। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी चॉइसेस रह गई? तो मैम 5 चॉइसेस रहेंगी। 5 चॉइसेस क्यों रहेंगी? यहाँ पे क्या इवन नंबर नहीं आ सकता? जब ये वाला नंबर जो है, मान लो यहाँ पे 2 आया है,
तो ये यहाँ पे क्या 4 नहीं आ सकता? हाँ 452 नहीं बना सकते क्या हम? तो मैं 8। 8 चॉइस है, अब समझ आई ना बात तुम्हें? ठीक है। और अब बीच में बीच में 8 2 डिजिट यूज हो गई। मैं 10 में से 2 डिजिट यूज हो गई, तो 8 ही आएगी। 8 आ गई। अच्छा अब ये कितना हो गया? 64 16 6 24 270 258 6। 256। हाँ तो अब या तो केस 1 होगा या केस 2 होगा, तो okay, टोटल 3 इनको ऐड कर देंगे। इवन नंबर्स, 3 डिजिट डिस्टिंक्ट ब्रैकेट में लिख लेते, डिजिट डिस्टिंक्ट है, 3 डिजिट इवन नंबर्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 72 प्लस 256। तो ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। okay. ये आ गया ना? हाँ मैम सही है। 0 नॉट यूज्ड और 0 यूज्ड। ठीक है, तो मैम एक बार, हाँ। जैसे आपने केस बनाए, हम्म केस 1 केस 2, हम्म मुझे मतलब अभी डाउट है केस क्यों बनाएंगे। तो केस नहीं बनाते तो मैं बता तो रही थी कि फिल कैसे करेंगे। अगर हम केस नहीं बनाते, अगर मैं ऐसे ही करती, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 चॉइसेस, अब मेरे को तो पता नहीं यहाँ हाँ पर 0 यूज हुई है कि नहीं हुई। हाँ अगर यहाँ पर 0 यूज हो गई है तो इस हाँ प्लेस के लिए हमारे पास 9 चॉइसेस हुई। ठीक है ना, 0 तो यहाँ यूज हो गया, हाँ तो इस प्लेस के लिए 9 चॉइसेस हुई। और अगर यहाँ पे 0 यूज नहीं हुई है, अगर 0 यूज नहीं हो रही यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर 4 चॉइसेस हुई, है ना? वरना तुम कैसे लिखोगे? अगर यहाँ पर 0 यूज होती है, 0 यूज नहीं होती है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है, अगर 0 यूज होती है तो यहाँ पर 1 चॉइस है, और अगर 0 नहीं यूज होती है तो यहाँ पर 4 चॉइसेस है। इसके हिसाब से हम चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर सीधा 5 चॉइसेस लिख देती हूँ, तो अब यहाँ पर क्या लिखूं? मुझे क्या पता कि 0 यूज हुआ है कि नहीं हुआ? यहाँ पर नंबर ऑफ चॉइसेस क्या लिखूंगी मैं? 9 लिखूं ना 8 लिखूं, क्या लिखूं? अगर 0 यूज नहीं हुई है तो यहाँ पर 0 तो आ ही नहीं सकती, और एक नंबर यहाँ यूज हो गया तो 8 रह गई, है ना? हाँ और अगर 0 यूज हो गई है तो बाकी 9 में से कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। तो हम इस एंट्री को फिल नहीं कर सकते। जब भी 2 जगह रिस्ट्रिक्शन होगी, तुम्हें कुछ केस बना के करना पड़ेगा कुछ। टेलीग्राफ हैज 5 आर्म्स एंड ईच आर्म इज कैपेबल ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पोजिशंस, including the position of rest. What is the total number of signals that can be made? Each arm is capable of 4 distinct positions, including telegraph, including the ये position टेलीग्राफ of क्या है? rest. Hmm? इस क्वेश्चन की ट्रांसलेशन। Example 22.
A telegraph has 5 arms and each arm is capable of 4 distinct positions, तो including the को position of rest. What is the total number of signals that can be made? तो वो ये कह रहा है कि कितने सिग्नल्स इससे बन सकते हैं. चार डिस्टिंक्ट पोजीशन में वो अलग अलग सिग्नल बनता होगा ना, उसका मतलब अलग अलग मीनिंग बन जाता होगा. इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट. हाँ, तो ये इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट ऐसे ही, मतलब थोड़ा ऐसे ही दे रखा है, इसका कुछ काम मतलब है. रेस्ट में उसने वो -1 कर दिया ना. मतलब कि जब सारी आर्म्स रेस्ट में हैं तो कोई सिग्नल जनरेट नहीं होगा. हाँ, तो वो उसने -1 कर दिया. A telegraph has 5 arms and each arm is capable of 4 distinct position, including the position of rest. तो हर एक आर्म का एक रेस्ट पोजीशन भी है. रेस्ट पोजीशन में कोई सिग्नल जनरेट नहीं होता. तो ये हो सकता है कि 3 आर्म सिग्नल दे रही हो और एक आर्म ना दे रही हो, तो सिग्नल जनरेट होगा. लेकिन अगर चारों ही रेस्ट पे हैं तो कोई सिग्नल जनरेट नहीं होगा. और हर पोजीशन में वो डिफरेंट सिग्नल देता है. ठीक है ना. जैसे मान लो ये आर्म है तो ये अलग 4 पोजीशंस में अलग अलग सिग्नल देता है. तो 5 आर्म्स हैं इसकी. 5 आर्म्स हैं और हर एक आर्म जो है 4 तरह का सिग्नल देती है ऐसे. ठीक है. हाँ, हाँ. तो ये इस तरह से 4 तरह का सिग्नल दे रही है. और इसमें एक आर्म जो है वो उसका 4 तरह के सिग्नल में एक रेस्ट भी है. तो ये टोटल जो पहली आर्म है ये 4 टाइप के सिग्नल देगी, फिर सेकंड भी 4 टाइप के सिग्नल देगी. तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो बन रहे हैं 4 की पावर 5. हाँ, ये तो सही है. है ना. और फिर हम्म. जब चारों ही पांचों की पांचों ही रेस्ट पे होंगे, 5 हैं पांचों का ही इसमें मान लो ये रेस्ट वाला है, इसमें ये रेस्ट वाला है, इसमें ऐसे ही ये रेस्ट वाला है. तो जब पांचों का ही रेस्ट 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 हो जाएगा तो कोई सिग्नल जनरेट नहीं होगा. तो 4 टू द पावर 5 -1. कितना होता है ये 4 की पावर 5? बहुत ज्यादा होता है. हमारे अल्फाबेट्स तो 26 ही होते हैं. अकॉर्डिंग टू द आंसर 1024. हाँ 2 की पावर 10 हो गया ना. 102 माइनस. ठीक है. तो ये एक तरह से मशीन है जो कि जिसकी 5 आर्म्स हैं और उसके आगे 4 तरह के सिग्नल हैं. जैसे क्वेश्चन होगा उसी तरह से समझना पड़ेगा. 4 तरह के सिग्नल एक आर्म जनरेट करती है जिसमें एक रेस्ट भी है. बस ये है. एक रेस्ट है. ओके. In how many ways can the following prizes be given to a class of 30 students? First and second in mathematics, first and second in physics, first in chemistry, and first in English. Can the following prizes be given to a class of 30 बच्चे हैं. अब 30 बच्चे में से 30 स्टूडेंट्स हैं, उनको प्राइज देना है. तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में हमें देना है 2 प्राइज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. फिर उसके बाद फिजिक्स में भी 2 हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. और केमिस्ट्री में एक ही है और इंग्लिश में भी एक ही है. केमिस्ट्री में सिर्फ जो फर्स्ट आया उसको देना है और इंग्लिश में जो है वो भी सिर्फ जो फर्स्ट आया उसको देना है. तो सेइंग कि इन हाउ मेनी वेज कैन वी गिव.
कैन द फॉलोइंग प्राइजेस बी गिवन टू अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स। तो अब फर्स्ट प्राइज जैसे यहाँ पे देना है तो हमारे पास 30 बच्चे हैं, तो कोई भी बच्चा फर्स्ट हो सकता है ना। और इसी तरह से कोई भी बच्चा सेकंड हो सकता है। तो कितने वेज हो गए फर्स्ट और सेकंड आने के बच्चों के? जैसे रोल नंबर 1 to 30 है ना। तो मान लो रोल नंबर 1 फर्स्ट है और रोल नंबर 15 सेकंड आया, ऐसा हो सकता है। नंबर सेकंड जो है वो फर्स्ट हो और रोल नंबर 7 जो हो वो सेकंड हो। अच्छा ऐसे हाँ मैम, जैसे नंबर 30 में से कोई भी तो फर्स्ट हो सकता है। है, 30 में से तो कोई भी फर्स्ट हो सकता कोई है। भी फर्स्ट हो अब सकता है। तो लेकिन फर्स्ट आने फर्स्ट के वाला 30 सेकंड नहीं हो चॉइसेस सकता। हुए, है ना। हाँ लेकिन जिसको फर्स्ट आया वो सेकंड तो नहीं होगा वो से मैथ्स में। हाँ हाँ तो हाँ 30 into 29 हो गया ना फर्स्ट और सेकंड आने का। हाँ हाँ। अगर हम 30 यस मैम। बच्चे हैं तो कोई भी 2 रोल नंबर आ सकते हैं फर्स्ट और सेकंड, है ना। इसी तरह हम्म से फिजिक्स में भी कोई भी 2 रोल नंबर फर्स्ट और सेकंड आ सकते हैं। हम्म मैथ्स देना है एंड फिजिक्स भी देना है, एंड करना है तो इंटू आएगा और फिर वही 30 और 29 आ जाएगा। ये भी हो सकता है ना जो बच्चा मैथ्स में फर्स्ट आया वो फिजिक्स में भी फर्स्ट आए, हाँ हो सकता है। तो फिर से वो 30 into 29 आ जाएगा। फर्स्ट इन केमिस्ट्री एंड फर्स्ट इन इंग्लिश। केमिस्ट्री में सिर्फ फर्स्ट वाले को देना है, तो कितनी वो चॉइसेस हो फर्स्ट गई? 30। 30। और इंग्लिश में भी सिर्फ फर्स्ट वाले को देना है। तो वो भी 30 ही जो। बस ये निकाल हाँ लो। ओके। ठीक है। हम्म